अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा और हारून रशीद साहब के साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या कोई लॉग जैम हो रहा है, क्या कुछ सड़क के ऊपर कुछ रहनुमाई के लिए उनसे ज़रा पूछेंगे कि हम जा किधर रहे हैं, हमारा रास्ता किस तरफ जा रहा है और हमारी मंज़िल क्या है। तो हियर कम्स जनाब हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी आपके टाइम का। आपका ख़ास तौर पे ये जो टाइम है बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता है। तो ये मुझे बताएँ हारून भाई कि ज़रा थोड़ा-सा अदलिया से शुरू करते हैं कि ये चीफ़ जस्टिस साहब जो हमारे हैं, वो ज़मानत का केस ही नहीं सुन रहे हैं। इमरान खान की ज़मानत जो लगी हुई है काफ़ी देर से, उसको डिली-डैलिंग हम देख रहे हैं। ये क्या वजह है? हो क्या रहा है जी इसके पीछे? भाई उन्हें चीफ जस्टिस बनाया किस लिए गया है? चीफ जस्टिस तो एजाज हसन को बनना था या मंसूर अली शाह को हुँ, बनना था। 26वीं तरमीम किस लिए मंजूर की कि आप जी खीर खाओगे जानने के लिए हैं? हाँ जी, हुँ। वो ये अदालतें नहीं हैं, ये अदालतों के मकबरे हैं। ओए होए! तो वो तो उन्होंने कल 7 मिनट ताखीर से आया और उन्होंने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ सका। उन्होंने कहा कौन से डॉक्यूमेंट? वो तो अदालतों के फैसले थे। हाँ। तो फिर उन्होंने मुलतवी कर दिया। फिर आज जो है और ये कहा वो उन्होंने कि मेरिट पे डिस्कस नहीं करेंगे। भाई लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत की दरखास्त में पहले एक बेंच बनाया, फिर उसको तोड़ा, फिर उस पे जजमेंट दे दी और इमरान खान को कसूरवार करार दे दिया। जमानत की दरखास्त में ये होता ही नहीं है। गवाह झूठे साबित हुए। लाहौर सरगोदा की अदालत ने झूठा करार दिया, उस जज पे हमला हुआ और उसने तौहीन अदालत की दरखास्त दी। उस पर कार्रवाई शुरू हुई, वो कार्रवाई रोक दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आया। फिर ये है कि पहली दफा चीफ जस्टिस साहब ने इल्तवा की दरखास्त दी। ये भी कोई बात है। हाँ। और फिर उन्होंने आज ये कहा जो है अपना सुलेमान सफदर साहब से, उन्होंने कहा पहले मुझे सुन लें। उन्होंने कहा कि वो जरूरत होगी तो सुन लेंगे, पहले वो इस्तगासा को सुन ले, अगर जरूरत पड़ी तो आपको सुनेंगे, पहले उनका मौका तो सुने। तो उन्होंने कहा ये तो बड़े ताज्जुब की बात है, यानी आप मुझे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये भी वाज़ेह नहीं है। तो एनफ इज एनफ। तो ले और ताज्जुब का लोगों ने ज़ाहिर के लोग पीछे की कुर्सियों से उठकर आगे गए हैं कि ये कोई इन लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था। तो वो तो मतलब ये है कि अब ऐसा फंदा है कि भाई गवाह झूठे साबित हो गए और अदालत ने कमाल किया कि फैसला दे दिया। भाई जमानत पे फैसला कहाँ होता है? और कहा कि मेरिट पे डिस्कशन नहीं करेंगे। मेरिट पे क्यों नहीं डिस्कशन करेंगे? कल भी इसी तरह मुलतवी कर, अब भी मुलतवी कर दिया, पता नहीं किस दिन के लिए, फिर उसे फिर मुलतवी कर देंगे। अब गवाहों को तो झूठा साबित वो कर ही देंगे। वे अदालत क्या करेगी? ऐसे लोगों को सजाएं दी हैं जो मौजूद ही नहीं थे, जैसे उसको दे दी थी अपना शाह महमूद कुरैशी को, वो कराची में उनके बेगम बीमार थी। ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं कि जो उस दिन अभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है कि वो इस्लामाबाद में थे और लाहौर में उनको सजा मिली। ऐसी सजाएं मिली हैं सनम जावेद को जो 5 जगह पे मौजूद थी, इंक्लूडिंग मियां वाली। 4 जगह पे लाहौर में मौजूद थी, 5 जगह मियां वाली मौजूद थी। तो ये तो अदालत थोड़ी है। नहीं तो फिर ये इतनी ज्यादा मतलब ये तो बरहंगी है। ये तो कोई छुपन छुपा भी नहीं है। ये तो सब सरेआम हो रहा है। नहीं नहीं कोई सारी बिल्कुल ये धौंस है। और जबर है वो, उसने कहा था, नाम नहीं ज़हन में आ रहा था, एक बुजुर्ग आदमी थे, गवर्नर भी रहे पंजाब के। तो उन्होंने कहा था लोहे को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो इंसानों पर हुकूमत करे। ये कोई इलेक्शन का रिजल्ट बदला, निशान नहीं दिया, अच्छा कैंपेन चलाने नहीं दी, कैंप लगाने नहीं दिए, उम्मीदवारों के लोगों को नाम मालूम नहीं थे, लीडर जेल में था, इसके बावजूद 2/3 अक्सरियत से वो जीत गया। कैंसर के मरीजा डॉक्टर यासमीन राशिद जो है दुगने वोट उन्होंने लिए नवाज शरीफ से। उसने और मुतलका अफसर ने साइन करने से इनकार कर दिया। फारूक 47 उसको जनाब तब्दील किया गया। हाँ जी। और उसकी जगह दूसरे आदमी से साइन कराया गया। तो ये कोई हुकूमत है? ये कोई अदालत है? ये क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ये मतलब है कि फिर ये पीटीआई वाले जाते क्यों है अदालतों में, अगर अगर उनको पता है कि ये सूरत हाल चल रही है? नहीं कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है ना। फिर अनारकी है, मसला जद्दोजहद है, वो तो नहीं है यार। अनारकी तो नहीं करनी चाहिए और तशद्दुद तो नहीं करना चाहिए। देखे ना एक्सपोज हो रहा है ना सब। जस्टिस फाइज इसा वाला अंजाम है इन सबका।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि उनका जो अंजाम है, बल्कि सबका ही अंजाम आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली बिल्कुल ही ऐसे थोड़ी होता है, झूठ जो है वो कितना अरसे चलता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये जो इमरान खान साहब के साथ इस वक़्त मामला चल रहे हैं, एक तो उनकी मुलाकातें रोक दी गई हैं, सिर्फ़ एक आदमी की कल मुलाकात हुई थी और फिर बाकी लोग जो हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं, बहनें नहीं इनकी मिल पा रही। बहनों की मुलाकात जी होने हाँ, दी गई। और साथ-साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि जो बेगम साहिबा हैं, बुशरा बीबी साहिबा, उनके साथ भी मामलात जो हैं बहुत ही उनके साथ बड़ा बदसलूकी हो रही है, बहुत रिलायबल सोर्सेज कह रहे हैं, बड़ा उन्हें तंग किया जा रहा है, ज़हनी अज़ियत दी जा रही है। उनकी साहबजादी शायद आज मिली हैं और वहाँ ज़राए जो हैं वो जेल के वो ये कह रहे हैं कि बड़ा बुरा सलूक हो रहा है, उनके सामने ला के मारा पीटा जाता है कैदियों को, उनको धमकाने के लिए। खौफ एक ऐसा वेपन है, एक हद तक ये यूजफुल होता है, ये सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये है कि मुस्तकिल तौर पर कौम को खौफजदा रखना। अभी एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया है लाहौर में और नारे लगाने पे लोगों को 10-10 साल की सजाएं दी गई हैं। ये कोई बात है भला? अच्छा, मैंने सुना है कि उनके जो सेल है, एक तो ये है कि उसमें बिजली की जो नंगी तारें हैं वो लगा दी गई हैं, वहाँ पे उनको करंट भी लग रहा है, फिर उनके जो कमरे में बिजली की तारों में तो पता नहीं है, लेकिन ये कि 22 घंटे रखा जाता है, अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, किताबें नहीं दी जा रही हैं और 22 घंटे। लेकिन ये बात सही नहीं है जो बाद लोग उड़ा रहे हैं कि अभी उनकी सेहत खराब है या स्लो पॉइजनिंग हो रही है या ये है या वो जो कल मिले हैं अली साहब, अपना वकील हैं, अली बुखारी नाम है या अली तो है बहरहाल। जी अली, हाँ। तो उन्होंने कहा वो फिजिकली फिट थे, बिल्कुल बशाश थे, अपना नहीं, मैं बुशरा बीबी साहिबा की बात कर रहा हूँ, बुशरा बीबी साहिबा के बारे में। वो उससे हिकमत यहाँ से कहा, उसने ही रिफ्यूज टू सी रैगन। वो टीवी पे नशर हो चुका था, हर बुलेटिन में नशर हो रहा था। ये 83-4 की बात है कहीं, तो ही रिफ्यूज। तो उसको अरब सफीरों से फोन कराया गया, उसके मजलिस आमला के अरकान से कराया गया, अफगान लीडरों से कराया गया। उसने कहा मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मैंने मिलता है इनसे। तो वो अपना जो है उसको कत्ल की धमकी भी दी गई, तो बट ही रिफ्यूज्ड। तो जयालक ने कहा उसको बता दें, ऐसे के चीफ से कहा कि हम उन्हें बना सकते हैं तो ढा भी सकते हैं। उन्होंने तो नहीं बनाया था पार्टी, तो उसने खुद बनाई थी अपनी, और सारी पार्टियां खुद बनी थी। हैं जी, बिल्कुल। वो उनके रहम करम पे थोड़ी थे, वो जैसे माशरे की तकसीम से उसके हिसाब से पार्टियां बन गई। तो ब्रिगेडियर यूसुफ साहब द बेयर ट्रैप के जो मुसन्नफ हैं, उनको बुला के कहा गया कि ये आप मैसेज दे दें। उसने कहा जी कमाल करते हैं, वो बड़े मजबूत आदमी थे, उन्होंने कहा कमाल करते हैं। उसको कहने का क्या फायदा है, वो अपना ऐसे आदमियों के पांव के नीचे घास नहीं उगती, अंग्रेजी का मुहावरा है। वो अहमद शाह मसूद और हिकमत यार जैसे लोग जो हैं, इन पे हुक्म नहीं चलाया जा सकता। मैं नहीं कहता कोई फायदा नहीं। बाद में मैंने हिकमत यार से पूछा, उसने सारी तफसील बयान की। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा मैं पाकिस्तान पहुंचा, जयालक ने मुझे बुलाया, ISI के अफसरों ने मुझे वेलकम किया, एयरपोर्ट पे कहा जनरल साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा आराम करने के बाद मिलूंगा। कहा मैं गया तो फिर उन्होंने बात ही नहीं की, मतलब ही नहीं वेट के भाई नतीजा क्या। मीनवाइल उन्होंने सोचा होगा। बाद में इमरान खान को इस तरह जो लोग, इमरान खान एक जो है वो कहता है, उससे पूछा अमर मुगल साहब ने कि भाई क्या होगा, उन्होंने कहा या मैं मारा जाऊंगा या मैं जीत जाऊंगा। और अल्लामा नासिर अब्बास से उन्होंने कहा कि बाकी सब ख्वाहिशें पूरी हो गई जिंदगी में, एक शहादत की आरजू बाकी बस। तो जो आदमी मेंटली इसके लिए तैयार, उसका हम क्या कर सकते हैं? वोटर उसके टच से मसे नहीं हो रहे। सही बात। अच्छा, पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ रही है। अहमद जावेद जैसे आदमी ने, जो उन पर मोतरज होते थे कि ये रियासत मदीना की इस्तेलाह क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये एक तरह की गुस्ताखी है, और जो उनके मौकफ के हामी नहीं थे, तो उन्होंने कहा है कि वो मजलूम है और मजलूम की हमायत की जाएगी। और उन्होंने कहा कि उससे ज्यादा नई नस्ल के साथ जुल्म हो रहा है, जो एक मजहबी एहसास जैसे तासुर के साथ उसको अपना लीडर मानती है, तो ये मुल्क को डिप्रेशन में चला जाएगा उनके मुराजित। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये मैं इसलिए पूछ रहा था कि बुशरा बीबी साहिबा के बारे में कहा जा रहा है कि उनके जो सेल है उसमें बारिश के मौसम में बिजली की जो नंगी तारें हैं वो लटकाई गई, उनसे उनको करंट लगी है, फिर वहां पे कीड़े क्योंकि नहीं है, मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन ये जो तरीका है, अगर ये दुरुस्त है, ये सच है, तो उनको कपड़े भी नहीं धोने दिए जा रहे या धुलवाने दिए जा रहे, तो ये इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं
वो क्या आप बस समझते हैं? यही नहीं है, जिये देने की कोशिश है वो, मतलब ये जैसे होता ये है कि इसके नतीजे में कैपेसिटी बढ़ती है। इमाम अबू हनीफा जा रहे थे, यानी पकड़ के ले जाए जा रहे थे, तो एक डाकू सामने से आया, उसने कहा इमाम मैं डाकू हूँ, मैंने डकैतियां की हैं, चोरियां की हैं, मेरी उन्हें खाल उधेड़ दी, मगर मैंने बात कोई नहीं मानी उनकी। तो आप कैसे मानेंगे? या एक बच्चे ने उनसे कहा, इमाम ने कहा कि उससे एहतियात से, एक बच्चे से कहा एहतियात से, बारिश हुई है, कीचड़ है तो फिसल जाओगे। उन्होंने कहा, मेरे उस बच्चे ने कहा मेरे फिसलने से क्या होता है, अगर आप फिसल गए तो सारी उम्मत फिसल जाएगी। ओए होए, ओए होए, क्या बात, क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने की। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो आजकल माफ़ी का सीज़न चल रहा है, कहा जा रहा है कि जी वो माफ़ी माँग लें और फिर उसके बाद 2-3 आर्टिकल्स भी आए हैं। तो क्या ये सूरत-ए-हाल जो है, जिस तरह अभी आपने कहा कि अगर वो फिसल गए या उन्होंने माफ़ी माँग ली, क्या माफी मांग रहे हैं? एक बचकाना बात है। माफी ये मांगे जो इलेक्शन में धांधली की है, फार्म 47 की हुकूमत बनाई है, 17 सीटों में लगी, उसकी 180 सीटें थी, इंतखाबी निशान नहीं दिया, सारी चीजें मैंने मेंशन की, कैंपेन चलाने नहीं दी, पार्टी तोड़ दी, पार्टी के लोगों पे दबाव डाला, उनको बाहर निकाला, वो शर्मिंदा फिर रहे हैं सारे, और समझ नहीं आती उनको क्या करें। वो किस बात की माफी मांगे? माफी क्या भाई, अदालत को अपने 26वें तरमीम करके अदालतों को बेदस्तपा कर दिया, अदालतों में फैसले करें, झूठे मुकदमे बनाए, 200 उसकी माफी मांगे उससे। सही बात। लेकिन ये जो हमारे फील्ड मार्शल साहब की अभी पाकिस्तान से काफ़ी इस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं कि जी वो 10 साला मंसूबा रखते हैं, 15 साला कोई बात करता है, कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो वाक़ई कुछ इस तरह की आपको खबरें मिल रही हैं जी? देखो जी, सूबे बनाना चाहते हैं, ये इत्तला ये है कि हुकूमत उन्हें 5 साल के लिए नई तकर्री उनकी करना चाहती है। वैसे तो उनके 2 साल वाकई हैं, कानून में तब्दीली हो चुकी है, 5 साल के लिए चीफ होगा, ये उन्हें 5 साल के लिए बनाना चाहते हैं, उसके बाद 5 साल के लिए बना सकते हैं। लेकिन ये तो ख्वाब है भाई, सूबे बन सकते हैं और शायद उसकी अक्सरियत तायद भी कर दे अगर रेफरेंडम हो, लेकिन रेफरेंडम होना चाहिए। लोगों ने बलदेती अदारे क्यों नहीं बनते? और सबसे अहम मसला ये है कि जाली हुकूमत है तो शफाफ इलेक्शन कराएं, बलदेती अदारे बनाएं और उससे बात करें, उसके साथ डिटेल वर्कआउट करें। मसला ये है कि भाई वो बाद में उनका रवैया इंतकामी नहीं होना चाहिए, यही इनका अंदेशा है। उस पर उनके साथ एग्रीमेंट करें कि भाई कोई इंतकामी रवैया नहीं होगा, एहतसाब अदालतें करेंगी, ऐसे जज करेंगे जिन पे सभी को एतमाद हो, ऐसा अदारा हो, और उसमें पीटीआई के लोगों का भी एहतसाब होगा। पीटीआई वाले भी सारे क्लीन तो नहीं है, तो वो अगर वर्कआउट करना हो, लेकिन अगर इक़्तिदार ही में रहना है, यही प्रायोरिटी है, तो क्या इनकी हालत है? मुझे आप बताइए कि अगर ईरान और तुर्की और ईरान और पाकिस्तान इसराइल को सिर्फ इतना कह देते कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नहीं हो सकता गजा में, ना गजा में कत्लेआम होता है, ना ईरान पे हमला होता है। ईरानियों की भी वैसे उसमें गलती है और रिदवान की है। हमने एटम बम बनाया, मिसाइल बनाए थे, किस दिन के लिए? हम माशी दलदल में है और इमरान खान का खौफ है, इसलिए बात बात के अमरीका जाते हैं। भाई हमारा दोस्त चीन है, उसने हमें ये जो झड़प हुई है जिसमें तारीखी फतह हासिल हुई, उसमें हमारे पायलटों का भी कमाल है, लेकिन चीनियों ने हमारी मदद की ना। और मैं 4 साल से कह रहा था कि भाई हमारा जो एक्सपोजर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और इसका अपना उसका अपना वो जो है अपना आईटी वो बहुत ज्यादा है इंडियन आर्मी के मुकाबले में। तो आईटी का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और हमारे लोग जो हैं उन पे दिलों पे 71 के जख्म है। और इंडियन आर्मी क्या है? इंडियन आर्मी उधर लाखों की फौज, उधर मकबूजा कश्मीर ऑक्युपाइड है, उधर बांग्लादेश की सरहद पे भी है, पंजाब में भी है, झारखंड में भी है, और वो उन्होंने तो ऐलान ही कर दिया आजादी का। हाँ जी, एक रियासत ने, झारखंड ने, किसने, तो वो अपना जो है डरे हुए लोग, सहमे हुए, खुए गुलामी, भागे हुए जाते हैं। भाई सीधा एक रास्ता होता है, और सीधे रास्ते पे छोड़ के, वो एक तुर्क अफसाना बड़ा था, कोई कैदी से कहा कि दरवाजा खोल सकते हो तो खोल लो और चले जाओ, तो वो बाहर की तरफ से धकेलता रहा, 20 साल गुजर गए,
تو اس کو جس دن اس کو نکالا تو اس کو کہا کہ تم دروازے کو اندر کی طرف کھینچ لیتے تو یہ کھلا ہوا تھا, باہر کی طرف نہیں کھل سکتا. کیا بات. ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کے جب آپ اپنی حوث اقتدار میں اور خوف پیدا کر کے ایک پوری قوم کو پائے جائے, ایک قوم جو خوفزدہ ہوگی وہ کیا کرے گی؟ اس کوئی ایجادات کرے گی, وہ کوئی قانون کی پابندی کرے گی. اس کی صلاحیت تو آزادی میں استعمال ہوتی ہے, آزادی مگر ڈسپلن کے ساتھ. پختونخوا میں کیا صورتحال ہے, بلوچستان میں کیا صورتحال ہے, دہشت گردی بڑھ رہی ہے, کرائم بڑھ رہا ہے, قومی سرمایہ جو 16 کروڑ روپے منظور کرایا انہوں نے, اور فضائیہ کا طیارہ لے کے, کبھی کوئی وزیر اعلیٰ فضائیہ کا طیارہ لے کے جاتا ہے, اور ادھر وہ سیر و سیاحت کر رہی ہیں اور عالیشان ہوٹلوں میں ٹھہر رہی ہیں اور اپنے کارناموں کی خبریں چپے. کیا کارنامہ ہے وہ؟ آج ایک صاحب نے کہا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو کوڑے سے بجلی بنانے کا جو ہے وہ, اس نے کہا میں ہوں پاکستانی ہوں, میں بناتا ہوں, یہ کام میں کرتا ہوں, مجھ سے بات کریں. مجھ سے تو کسی نے بات نہیں کی. تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آج بلکہ ایک تصویر بھی ان کی لگی ہوئی تھی کہ وہ وزیر خارجہ سے مل رہی ہیں, پتہ چلا کہ وہ وزیر خارجہ نہیں تھے, وہ اسسٹنٹ وزیر خارجہ تھے. نہ ان کا استقبال ہوا نہ کوئی وزیر خارجہ ہوا. وہ صاحب کہہ رہے تھے بھائی گورنر سے ملنا تھا, تو مجھے کہتے میں ملا دیتا ہوں ان کو گورنر سے. یہ کون سی ایسی بات ہے, پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے. تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے وزیر اعظم بنائے. ہاں جی, بھائی کو ڈانٹ پٹ انہوں نے کیا آپ کیسے اپنا ٹکٹ جاری کر سکتے ہیں؟ ٹکٹ میں جاری کروں گا. 17 آپ کی سیٹیں ہیں. ہاں جی, ڈاکٹر یاسمین راشد سے آپ ہار گئے جو جیل میں پڑی ہوئی تھی. اچھا, یہ جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے, ہمارے بھی تھوڑے سے ووٹر سے نہیں, آدھے ووٹ سے ان کا کم کا. صحیح بات. یہ اچکزئی صاحب کو جو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کیا ہے, اور ادھر سواتی صاحب کو سینٹ میں, تو یہ اچکزئی صاحب کے آنے سے پی ٹی آئی کے اندر کے حالات تو نہیں خراب ہوں گے کہیں؟ نہیں, اچکزئی پہ اعتماد ہے. اچکزئی ذمہ دار ہے, اچکزئی غیر ذمہ دار نہیں ہے. بالکل اچھا فیصلہ ہے. اپوزیشن کے جواب اچکزئی نے تو یہ کہا تھا, اچکزئی نے اور مولانا اور وہ انہوں نے علامہ ناصر عباس ہیں کہ جو اصل ممبر ہیں 45 کے فارم کے حساب سے جو جیتے ہیں وہ اسمبلی کے سامنے اپنے اجلاس پر منعقد کریں. لیکن جہاں دیدہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو نوابزادہ نصر اللہ خان تو نہیں ہے, تو اچکزئی ہیں, اور وہ جس ساری پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ایبسلیوٹلی, جو بھی ساتھ چلنا چاہیے. اچھا, ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا, آپ کی چونکہ نظر ساری جگہوں پہ رہتی ہے, یہ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس پچھلے 3-4 دن میں ہوئی ہیں, ہم نے دیکھا کہ سیلاب آئے, اس کے بعد جو جس طریقے سے مس مینجمنٹ ہوئی ہے, ابھی کراچی کا آپ دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے. یہ جو صورتحال چل رہی ہے آج, ابھی میں مصدق ملک صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں اگلا مونسون سیزن جو ہے اس سے بھی زیادہ برس ہوگا. تو یہ بجائے اس کے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے اگلے موسم 10 سال 15 سال پہلے میں نے لکھا تھا, مجھے محکمہ موسمیات کے سربراہ صاحب تھے, انہوں نے بتایا تھا 75 سال کے اندر تمام گلیشیئر پگھل جائیں گے. اب اس پہ پلان کرنا چاہیے تھا نا. پانی کے ذخیرے بنائے نہیں, گلیشیئر پگھل رہے ہیں, راستے بند ہیں, نالے صاف نہیں کرتے. جب یہ بارشوں کا تو اتنا جلدی پتہ چل جاتا ہے بھائی. وہ الطاف صاحب مجھے کہنے لگے, الطاف ہم کیوں بولے کہ یہ لیزر کے استعمال سے تو ایسے تو فلاں, تو اس طرح سے جو 2010 کے سیلاب آئے تھے جب 2009 کے تھے. اور میں نے کہا چھوڑو جی الطاف حسین صاحب, 10 ای میل تو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں جس میں یہ پریڈکشن تھی کہ بارشیں شدید ہوں گی اور سیلاب آ سکتا ہے. تو پاکستان کا محکمہ موسمیات بڑا شاندار ہے, مگر پلاننگ تو پلاننگ کرنے والوں نے کر رہی ہیں. وہ ایک سائنسدان سے میں نے پوچھا انٹر کانٹیننٹل میزائل بنا سکتے ہیں, ٹاپ آف دی سائنٹسٹ. اس نے کہا بھائی یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا, ہم اگر 3000 کلومیٹر کا بنا سکتے ہیں تو 10,000 12,000 کلومیٹر کا بنا سکتے ہیں. یہ سیاسی فیصلہ ہے. کام تو کرتے کوئی نہیں یار, وہ جوڑ توڑ میں رہتے ہیں اپنے واٹر ریزروائرز کے چکر میں, اپنے کاروبار چلانے کے چکر میں. اوے وزیر اعظم ایسا ہے جس پہ فرد جرم جس دن عائد ہونی تھی اس دن یہ وزیر اعظم بن گیا, بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا. 11 روپے کی منی لانڈرنگ تو اسٹیبلش تھی, اس کے گواہ موجود تھے, اس کے بادامہ گواہ موجود تھے, اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود تھا. کیا بدنصیبی ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ یہ ابھی آپ نے بات کی واٹر ریزروائرز کی اور واٹر سٹوریج کی, تو یہ اتنی جو طاقت ہمارے لوگوں کے پاس اس وقت موجود ہے, حکومت بھی ہے, سب کچھ ہے, طاقت بھی ہے, تو کیا یہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکتے؟
वो जी कालाबाग डैम तो चलिए कंट्रोवर्शियल है, सवा डैम शुरू करें, भाषा डैम के लिए फंड्स नहीं जारी हो रहे। मैंने पूछा वहां कंसर्न आदमी से, तो उसने कहा जिस हिसाब से फंड जारी कर रहे हैं इसको तो 20 से 27 या 28 में मुकम्मल होना था, तो ये तो 2050 में होगा। 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी 6 रुपए यूनिट के हिसाब से। ये थारे में क्यों बिजली बनाते हैं? 6-7 रुपए पड़ेगी भाई, वहां से बिजली अपना करें, लॉ ऑर्डर ठीक हो तो बिजली वैसी ही तो मजबूरी देखे ना। पहली बात तो ये है कि $5 है बांग्लादेश, 5 सेनेट, 5 सेनेट है अपना बांग्लादेश में, इंडिया में है 4 सेनेट बिजली की कीमत। तो यहाँ 17 सेनेट कैसे हो गई? इसमें पैसे खाए बेनजीर से लेके अब तक कई लोगों ने। तो पहले तो यही क्राइसिस है भाई उस पे, और ये बिजली घर किन के हैं, ये शुगर फैक्ट्रियां किसकी हैं? तो ये उमरा की हुकूमत है, उमरा के लिए, उमरा की तरफ से, ठीक है, सही बात। अच्छा जी, ये तो अपना थक जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लोग जो है ना, पीटीआई का एक मसला है, एक तो सारा दिन अपना सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। ये पॉलिटिकल आर्म सोशल मीडिया पे होता है। भाई आपकी पॉपुलैरिटी तो मुसल्लम है, और हुक्मरान जो है इनके पर संगीन इल्जामात हैं और उसके सबूत मौजूद हैं। भाई घर घर जाएं, जो तुर्कों ने किया। अभी क्या न्यूयॉर्क में हुआ, वो एक नया आदमी मुसलमान और इसराइल का मुखालिफ और बिलियनर से उसने राब्ता नहीं किया। उसने क्या किया? उसने टीमें बनाई, घर घर गए। सियासी काम करने का एक तरीका होता है ना, ये पीटीआई वाले कैथारसिस करते हैं, काम नहीं करते। कैथारसिस करते हैं, सही बात है। अच्छा जी, आपने कोई, मैं बहुत पहले से खान साहब से कह रहा हूँ, 2012-13 में मैंने कहा था ये तो कैथारसिस हो रहा है। आपके पास लोग बैठे हैं, आपको बताते रहते हैं आप बड़े पॉपुलर हैं, तो ये बताने के लिए यहाँ बैठे हैं। इनको को जाएं, घरों में जाएं, काम करें, लोगों से मिलें। एब्सोल्युटली। अच्छा हरुण भाई, आपने कोई इंटरनेशनल न्यूज की भी कोई हमें बतानी थी, कोई आपके पास कोई एक्सक्लूसिव? भाई ईरान पे हमले का फैसला हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको भेज देता हूँ अभी। वो जो ईरान का टॉप एक्सपर्ट है, ईरानी है, और वो यूनिवर्सिटी में वहां पढ़ाता है, उसने कहा कि हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है। मैंने तेहरान में पूछा है, 3 टेलीफोन किए हैं, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल हमें मालूम है हमला हो रहा है। इसराइल करेगा? तो फिर मैंने एक साहब को कहा कि भाई आपके चीनियों से बहुत गहरे मरासम है, तो चीन से कहें कि वो मोबिलाइज करे, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाए, नेशनल अपना जनरल असेंबली का इजलास बुलाया, और दुनिया भर के मीडिया में अक़वाम को मुतहर्रिक करें। अफ्रीका में इब्राहिम थरारे को कहें, इसी तरह रूसी भी जो है उनसे बात करें, चीनी और ईरानी खुद भी इसका ऐलान करें। जंग तो रोकी जा सकती है वैसे, लेकिन जंग में ऐसे थोड़ी होगी आपका ख्याल है। और वो जंग इस तरह नहीं होगी, भरपूर यलगार होगी। और इसराइली मंसूबा ये है कि पानी के टैंक उड़ा दिए जाएं, गैस के जो जहां जहां गैस निकलती है उसको तबाह कर दिया जाए, बिजली जहां पैदा होती है उसको उड़ा दिया जाए, ताकि पानी भी ना हो और बिजली भी ना हो और गैस भी ना हो। तो तेहरान तो पाकिस्तानी शहरों की तरह नहीं है। अगर आप कभी वहां गए, 18-18, 20-20 मंजिला मारते हैं, तो लिफ्ट भी नहीं चलेगी, बाकी तो आप छोड़ दें। मंसूबा तो ये है। और ईरानी भी अटैक करेंगे, और ईरानी कहते हैं जी हम फिर कोई लिहाज नहीं करेंगे, फिर बहरीन में, सऊदी अरब में, कतर में, जहाँ कहीं अड्डे हैं, कुवैत में, सब पे हमले करेंगे। फिर ये तो बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। अच्छा आखिर में जाते जाते जरा बताइएगा कि अफगानिस्तान में भी एक ट्राइलैटरल हुई है, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान की, जिसमें अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को यूज नहीं करने देगा किसी को भी। ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और कितना सी पैक को भी एक्सटेंशन दे रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ। तो ये 2 डेवलपमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है आपकी नजर में? नहीं, वो देखिए चीनियों की कोशिश ये है पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात भी ठीक हो, इंडिया से भी ठीक हो और अफगानिस्तान से भी ठीक हो। चीनी अपनी खामोशी से कोशिश करते हैं, काम करते हैं। तो इसमें हमें भी जो कोशिश है करनी चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, अफगानों को भी ये समझना चाहिए। देखिए इस खित्ते में अमन होगा तो तरक्की होगी, और दूसरा ये जो हमारी ज़हनी गुलामी से हम छुटकारा पाए। अमेरिका की खिदमत में मुद्दबाना हाजिर होते हैं और उनसे तवक्कुआत रखते हैं, और भाई वो कल सुलह कर लेंगे। वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश तो ये है पाकिस्तान अड्डे भी दे दे, वो तो ये चाहेंगे ईरान के खिलाफ भी अड्डे इस्तेमाल करें, अफगानिस्तान के खिलाफ भी करें, वो चाहेंगे चीन से ताल्लुकात भी महदूद करें। वो ये भी अल्टीमेटली
खतरा तो इसराइल को है, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से खौफ तो उसका है। ईरानियों ने बड़ी गलती की, एटम बम नहीं बनाया। एटम बम फेंकने के लिए नहीं होता, खौफ का तबादन काम करने के एक लिए, डिटरेंस के लिए होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।